हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। सर क्या चल रहा है आजकल? क्लासेस वगैरह कैसी हैं आपकी? बढ़िया चल रहा है सर, आप बताइए। सर बढ़िया। सर क्या क्या ले रहे हैं क्लासेस के अंदर? वही सेम पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस और करंट अफेयर्स जो हमारा अपना टर्फ है। सर अच्छा। सर वैसे आज एक अपडेट था, आपने आज देखा था शायद क्या कि रिट पिटीशन जो सोनम वांगचुक की वाइफ ने रजिस्टर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो वो रिट पिटीशन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कहा है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट कोऑपरेट करे चीज़ों में और उनकी वाइफ को सारी चीज़ें बताए जो भी चीज़ें हो रही हैं पीछे इंक्वायरी में, ताकि उनको अपने फेवर में भी रहे, ताकि चीज़ें पता रहे फैमिली की। वैसे कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो ऐसा लगता है कि हिंसा वाला पॉइंट अगर छोड़ दिया जाए तो लद्दाख की मांगे कहीं ना कहीं उचित है जो स्थानीय लोगों के लिए उनकी चल रही हैं। कौन सी मांग? सर दो मांगे मेनली वो कर रहे हैं, जैसे कि एक तो लद्दाख को स्टेटहुड और दूसरी चीज़ 6th शेड्यूल में शामिल करना। ये दो पॉइंट ऐसे हैं जो दो पॉइंट फिलहाल वो डिमांड कर रहे हैं और वही चीज़ें सोनम वांगचुक चला रहे थे जो डिमांड में रखे होते। तो इस चीज़ के लिए फ़िलहाल ये है कि कहीं ना कहीं ज़्यादा ज़्यादतियाँ महसूस हो रही है सोनम वांगचुक के साथ में और लोगों को लग रहा है कि सोनम वांगचुक के साथ ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं। तो डिमांड भी बढ़ती जा रही है यही कि हाँ लद्दाख का स्टेटहुड हो, और लगभग 5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है जहाँ वो स्टेटहुड की डिमांड भी कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि 6th शेड्यूल भी उनकी डिमांड बनी हुई है कि 6th शेड्यूल में भी वो आए। तो इसकी स्थिति के लिए फ़िलहाल एक अलग स्थिति है जब उनको अरेस्ट कर लिया गया है और अरेस्ट करने के बाद अब NSA के तहत पूरा मामला चल रहा है और वो भी क्लैरिटी नहीं है कि क्या हो रहा है। देखिए सोनम वांगचुक जो हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आपके भी रहे होंगे, मेरे भी चाइल्डहुड हीरो रहे हैं। ठीक है, जब पहली बार देखा इनको 3 इडियट्स मूवी में, हालांकि इनको नहीं देखा, मुझे बताया गया कि जो उसमें कैरेक्टर जो दिखाया गया है फुनसुक वांगडू, वो सोनम वांगचुक से इंस्पायर हुआ है। तो सोनम वांगचुक अपने आप में एक बहुत शार्प माइंडेड पर्सनैलिटी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और इस वक्त जो सोनम वांगचुक जो कर रहे हैं, जैसा कि स्टेटहुड की डिमांड वापस मांग रहे हैं या 6th शेड्यूल में अपने आप को ऐड करने की बात कर रहे हैं, तो मैं यही बताना चाहूँगा कि ये वही सोनम वांगचुक है जब 2019 में जब आर्टिकल 370 जब हटा तो ये बहुत खुश थे। इनके अभी भी सोशल मीडिया के पोस्ट्स और ट्विटर के ट्वीट्स जो हैं अवेलेबल हैं, जहाँ पर ये सरकार को प्रेज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई क्या ही काम कर दिया सरकार ने, अब लद्दाख जो है ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, अब यहाँ पर जो इंटरनल इश्यूज थे वो सब खत्म हो जाएंगे एक बार में। अब परिस्थितियाँ हुई, कुछ चेंज हुई कि 4 साल 5 सालों के अंदर वो थोड़ा सा अपना जो है उन्होंने पॉलिसी चेंज करी और उन्होंने अब प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि लद्दाख को या तो राज्य का दर्जा मिले या तो 6वीं अनुसूची का दर्जा मिले। मेरे समझ में दोनों ही डिमांड वैलिड नहीं है, ये मेरा समझ कहती है। अब इस पर आपकी समझ क्या कहती है वो ज़रूर मैं जानना चाहूँगा। बिकॉज राज्य का दर्जा अगर हम देखें, लद्दाख 3 लाख की पॉपुलेशन की कंट्री जो है 3 लाख की पॉपुलेशन का जो एक रीजन है। अब अगर मैं वहाँ पर असेंबली बना भी देता हूँ तो कितनी सीट्स मैं वहाँ पर रख पाऊँगा? अगर पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से चले तो अगर मैं 50,000 पे 2 सीटें भी रखता हूँ तो लाख पे 4 ही सीटें हो पाएंगी, यानी कि 2 लाख पे 8 और 3 लाख पे 12 सीटें। 12 सीटों पर असेंबली नहीं चलती है। उससे कम सीटों पर तो हम जो है देखते हैं कि एक नॉर्मल जो ग्राम सभा है वो भी नहीं चल पाती है। इतने सीटों पर तो नॉर्मल जो ग्राम सभा है, ठीक है, वो भी नहीं चल सकती है। तो आप एक प्रॉपर स्टेट का डिमांड, मेरे समझ में से तो ये लॉजिकल नहीं है। बाकी इस पर आपके कोई ओपिनियन है तो वो ज़रूर बताइए मुझे। सर देखिए एक्चुअल में ना जो मेन कंसर्न है वो मेन कंसर्न ये कहते हैं कि उनको चाहिए अपने मामलों में रक्षा, यानी कि स्थानीय मामलों में चाहते हैं वो सुरक्षा और स्थानीय लोगों के लिए जो उनके हित हैं, जो संसाधनों पर अधिकार बने हुए हैं, एक्चुअल में वो वहाँ प्रोटेक्शन चाहते हैं। लद्दाख की जो मांगे शुरू हुई वो मांगे इस वजह से शुरू हुई कि जो उनको एक स्पेशल स्टेटस पहले मिला हुआ था जम्मू कश्मीर के तहत, जैसे कि आपने कहा भी कि पहले मतलब खुशी थी कि हाँ यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो पहले से डिमांड एक्चुअल में उनकी थी भी ये वाली कि यूनियन टेरिटरी होना चाहिए। अब यूनियन टेरिटरी होने के पीछे का जो एक बड़ा रीज़न उन्होंने बना रखा था वो ये था कि उनको एक अपनी अलग पहचान चाहिए थी और जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है और जो लद्दाख का हिस्सा वो दोनों ही अपने आप में संस्कृति के आधार पर काफ़ी ज़्यादा विभिन्नताओं को शेयर करते हैं। लद्दाख की अपनी सांस्कृतिक विभिन्नता है और इसी मामले में जम्मू कश्मीर की भी अलग स्थितियाँ। तो पहले उनको चाहिए था कि अलग आइडेंटिटी मिले, बट अलग आइडेंटिटी में वो अपनी सिक्योरिटी नहीं खोना चाहते थे। अब दरअसल कई बार ऐसा होता है ना कि कछुआ चाहता है कि वो आज़ाद हो, लेकिन आज़ाद होते समय वो ये नहीं भूल जाता है कि जो उसका कवर है वो कितना सिक्योर रख रहा है उसको। अब पहले क्या था कि जो 35A था वो भी इनको बहुत ज़्यादा विशेष प्रावधान दिया करता था, जिसमें कि स्थानीय लोगों के लिए भूमि के अधिकार, जल के अधिकार, स्थानीय प्रशासन के अधिकार, न्याय के अधिकार, वो सभी चीज़ें सुरक्षित हुआ करती थी। लेकिन जब चीज़ें बदली और जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक आया, उसके बाद से जब से इसको अलग यूटी बनाया गया तो ये सारी विशेष स्थितियाँ हटा दी गई हैं और अब राज्य के मामले में ऐसा हो गया है कि केंद्र सरकार खुद नए नए आदेश ला रही है जिसमें बाहरी कंपनियों को
संसाधनों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जा रही है, भूमि लीज पे दी जा रही है, जिससे उनका खतरा बढ़ गया है। तो उनको मेनली जो कंसर्न है वो सिक्योरिटी पे आए हुए हैं, और वो सिक्योरिटी चाहते हैं। तो उनको लगता है कि या तो हमारे राज्य का दर्जा और साथ साथ में 6 शेड्यूल हमें चीज़ों में सिक्योर कर सकता है। बट हाँ, जैसा कि आपने पॉइंट उठाया कि एक इशू ये है कि पॉपुलेशन बहुत कम है, जो परेशानी वाली बात है। तो पॉपुलेशन वाले इशू में कहीं ना कहीं दिक्कत करता है कि हाँ, एक स्टेटहुड वाला कंसेप्ट पूरा नहीं हो सकता है। ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। तो हम इसके लिए एक दूसरा ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यूनियन टेरिटरी का चूज़ करना पहले से लेजिस्लेटिव वाले मामले में, तो लेजिस्लेटिव के तहत भी चूज़ किया सकता है, या फिर कुछ ऐसे विकल्प बनाए जा सकते हैं जैसा पहले मौजूद थे। जैसे कि जम्मू कश्मीर के लिए पहले स्थिति यही थी कि 3 मामलों में इसके पास पावर थी कि भाई ठीक है, मतलब सारे मामलों में पावर स्थानीय तरफ पे थी, और केंद्र सरकार 3 पावर रखती थी, विदेश मामले में, रक्षा मामले में और साथ संचार की। कुछ इस प्रकार के उपबंध अपवाद रूप में कर दिए जाएं तो क्या बेहतर हो सकती हैं चीज़ों को लेकर के, हम वहाँ भी सोच सकते हैं चीज़ों के लिए। नहीं, बिल्कुल ऐसा सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास हमारी यूनियन पार्लियामेंट है, अगर वो चाहे तो वो इस पर आराम से एक कोई लेजिस्लेशन, एक कोई स्टैट्यूट, एक कोई इनैक्टमेंट यानी कि एक लॉ सिंपली पास कर सकती है बहुत आसानी से। जैसे कि अगर आप कभी मनाली जाएं तो वहाँ पर आपको रोहतांग पास करके एक जगह दिखेगी। तो रोहतांग पास के लिए एक नियम है एनजीटी का, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, कि एक दिन में वो सिर्फ 50 गाड़ियों को ही पास देते हैं जाने के लिए। खैर, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने कुछ आज से 7-8 साल पहले लिया था। अब कुछ नियम चेंज हो गया हो तो मैं प्रेजेंटली तो नहीं जानता, लेकिन मैं करीब 2017-18 के आसपास गया था घूमने। तो वहाँ जब हम घूमने पहुँचे तो हम जब बताया गया हमें, जो हमारे लोकल जो कैब ड्राइवर थे उन्होंने बताया कि आपको एनजीटी के ऑफिस जाना होगा और पास लेना होगा। तो जब हम वहाँ पास लेने पहुँचे तो उन्होंने बताया कि सर आज 50 गाड़ियाँ ही जा सकती हैं और 50 गाड़ियों का पास आज इश्यू हो चुका है। आप 51वें या 52वें 51st या 52nd नंबर पर आए हैं, तो आप एक काम करिएगा, आप कल सुबह सुबह आ जाइएगा और आते ही आपको पास इश्यू कर दिया जाएगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। हम अगले दिन गए, सुबह सुबह हमारे पहुँचते उन्होंने हमारा पास रेडी रखा था, उन्होंने हमें पास दिया, हम गए रोहतांग पास, घूम फिर के सेम डे वापस चले आए। अब अगर ये पास का सिस्टम नहीं होता तो हम उसी दिन, जिस दिन हम चाहते थे घूमना, हम उसी दिन जा सकते थे घूमना। लेकिन अब ये देखिए, एक अलग ये नियम कायदा कानून तैयार करके रखा गया हिमाचल के लिए, या यूं कह लो रोहतांग के लिए, क्योंकि एक दिन में अगर वहां ज़्यादा लोग चले जाएंगे, ज़्यादा गंदगी होगी और ज़्यादा वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी, जिसकी वजह से एवेलैंक का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक बहुत जायज़ बात है। तो क्या मैं कह रहा हूं ऐसा ही कोई तरीका नहीं हो सकता जो हम लद्दाख के लिए तैयार कर दें कि भाई एक दिन में इतने ही टूरिस्ट यहां पर एंटर कर सकते हैं, एक दिन में इतने ही टूरिस्ट को इन एरियाज़ में घूमने का जो है परमिशन मिलेगा। अब अगर इसको हम 6 शेड्यूल से कंपेयर करके देखते हैं तो देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जो परिस्थितियां हैं वो लद्दाख की परिस्थिति नहीं है। इनको किसी भी उस कंट्री से जो है बॉर्डर का टेंशन नहीं है जो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो, जैसे कि पाकिस्तान और चाइना। अब लद्दाख का जो तुर्तुक गांव है वो, और इस तरफ जो हमारा ये क्या नाम है, दूसरी तरफ हमारा जो पैंगोंग त्सो जो लेक है, उसका जो एरिया है, ये बस चाइना से सटने को है। अब ऐसे में हम सबको पता है कि क्या ही चाइना और पाकिस्तान हमारे कितने ही अच्छे जो है दुश्मन या दोस्त हैं, ये कोई कहने वाली बात नहीं है, तो जग जाहिर है। ठीक, तो ऐसे में अगर मैं 6 शेड्यूल लद्दाख को दे देता हूं तो मेरे लिए मेरी जो संप्रभुता और आंतरिक सुरक्षा है, यानी कि सॉवरेनिटी और इंटरनल सिक्योरिटी जो है, ये इसके लिए एक बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। और ये सिर्फ लद्दाख के लोगों के लिए ही नहीं, लद्दाख के साथ साथ तमिलनाडु, गुजरात, अरुणाचल, नागालैंड, राजस्थान, लक्षद्वीप, अंडमान, कहीं पर भी रह रहा कोई भी हिंदुस्तानी, उसके लिए ये खतरा रहेगा। तो मेरी समझ में ये 6वीं अनुसूची भी और राज्य का दर्जा भी, दोनों ही किसी भी एंगल से लद्दाख के लिए मुझे फिजिबल नहीं लग रहे हैं। अगर हम बात करें लोकल लोगों की डिमांड की, तो वो बिल्कुल गलत नहीं है, वो 100% अपनी जगह जायज़ हैं, क्योंकि इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी लद्दाख में बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है, डिमांड पूरी तरीके से गलत नहीं है, डिमांड पूरी तरीके से सही है। लेकिन जो कंसीडरेशंस हैं या जो कंडीशंस हैं ये 6वीं अनुसूची और राज्य के जो दर्जे की, मुझे लगता है इस पर थोड़ा सा हमें काम करना चाहिए। इसके लिए हो सकता है, जैसे कि हमारे देश में हुआ भी है बहुत सारी चीज़ों के लिए, और अपवाद के रूप में हम प्रावधान कर सकते हैं। जैसे कि हमारे मौलिक अधिकार भी कहते हैं, साथ ही डीपीएसपी में प्रावधान है कि ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वो विशेष लोगों के लिए सोचें।
तो यहाँ पे दरअसल कई बार ऐसा हुआ है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्थानीय लोगों से बातचीत की है, लीडर्स की बातचीत सुनी है, बट उसके बावजूद कहीं ना कहीं बार बार आश्वासन तो दिया गया। जब आश्वासन मिल जाता तो आश्वासन मिलने के बाद लोगों को उम्मीद होती है कि चीज़ें होंगी, लेकिन 2020 में 2023 में आश्वासन मिलने के बावजूद चीज़ें पूरी नहीं हो रही है। जैसे कि आपने सिक्योरिटी वाला मामला कहा, सिक्योरिटी वाला एक कंसेप्ट रहता है यहाँ पर कि ठीक है सिक्योरिटी का इशू है यहाँ पर, जिसके लिए हमें ये चीज़ें थोड़ा सा मैनेज करनी पड़ती है, बट देखिए सिक्योरिटी तो कहीं ना कहीं हमारे सारे स्टेट के साथ में ही है। अभी हाल ही में बात की, थोड़े दिन पहले ही गुजरात के लिए बोल दिया गया था कि जूनागढ़ चाहता था कि जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा बने, लेकिन भाग्य भारत ने उसके ऊपर अवैध कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं बल्कि हाल ही में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर वाली गेम भी हम लोगों ने पूरी तरह देखी कि कितना पंजाब परेशान हुआ, राजस्थान की क्या स्थितियाँ रही, और जम्मू कश्मीर का मामला तो शुरुआत से हम लोगों ने देखा ही कितना संवेदनशील रहता है। और इस पूरे मामले में अगर हम चाइना की बात समझते तो चाइना अरुणाचल प्रदेश के मामले में तो बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव रहता है, और आए दिन नामकरण करना अलग अलग स्थानों का और लगातार ये क्लेम करना कि अरुणाचल प्रदेश उसका ही हिस्सा है, तो वहाँ पर भी चीज़ें संवेदनशील है। बट जिस तरह से हमने बाकी सारी परिस्थितियों के हिसाब से चीज़ें सोची, अरुणाचल प्रदेश को उसके अपने अधिकार मिले लोगों के लिए, वहीं हम लोगों ने ये भी देखा कि हाँ गुजरात की स्थिति, राजस्थान की स्थिति, बॉर्डर सारे शेयर कर रहे हैं। और चाहे बात करें हम चाइना के बॉर्डर की या बात करें पाकिस्तान के बॉर्डर की, दोनों ही हम मानते हैं कि सेंसिटिव हैं और सिक्योरिटी की यहाँ पर ज़रूरी चीज़ें होती हैं, बट विशेष प्रावधान हो सकते हैं। जैसे कि बीते समय जब हमने ये देखते थे कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा भी मिला हुआ था, तो इस विशेष राज्य के दर्जे में भी हम ये देखते हैं कि केंद्र सरकार ने कुछ चीज़ें शुरुआत से ही अपने पास रखी, जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरुआत में ही क्लियर किया था। उसमें यह था कि देखिए विदेश मामले हमारे पास रहेंगे, रक्षा की स्थिति हमारे पास रहेगी, और इसके अलावा संचार हमारे पास रहेगा। तो क्यों ना कुछ इस प्रकार की स्थिति स्थानीय लोगों को सेटिस्फाइड करने के लिए सोची जाए, क्योंकि मेन कंसर्न उनका अपने स्थानीय संसाधनों पर है। उनकी चिंता ये है कि बाहरी लोग आएंगे और आकर के वो हमारे संसाधनों का अतिक्रमण करेंगे और उन्हें हमारी ही भूमि बांटी जाएगी, लीज पे दी जाएगी, और जो लद्दाख की सुंदरता है वो खराब हो जाएगी। और वो इसलिए चाहते हैं कि स्थानीय लोगों को नौकरियों में भी आरक्षण मिले, स्थानीय लोग संसाधनों का भी उपयोग कर पाएं, और स्थानीय लोगों के लिए जो पहले की स्थिति थी वो लद्दाख की बनी रहे। और अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने तो खुद ऐसे ऑर्डर निकाले हैं जहां पूरे देश के जो केंद्रीय भूमि कानून थे वो लद्दाख पर भी लागू कर दिए हैं, यानी कि बाहरी कंपनियों को फिर लीज देने का काम शुरू हो गया। हालांकि अभी कुछ रद्द किए गए हैं इस मामले में, लेकिन उन रद्द किए जाने की स्थिति के बावजूद फिर भी उनकी चिंताएं बरकरार है और वो बार बार इसीलिए सेम मांग उठा रहे हैं। चलिए, अगर ठीक है डिमांड की बात देखा जाए तो जैसे कि मैंने भी बोला डिमांड गलत नहीं है, लेकिन वही जो कंडीशंस हैं कि नहीं राज्य का ही दर्जा दो, छठवीं अनुसूची का ही दर्जा दो, मेरे हिसाब से ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, अब जैसे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के ही थ्रू लेकिन सामने आई हैं। अब जिस तरीके से सामने आई हैं वो थोड़ा सा दिल दहला देने वाली चीज़ है। जैसे कि सोनम वांगचुक का अपना एक NGO जिसका नाम है सेकमॉल, SECMOL, आप उस सेकमॉल की वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो वो जहाँ पर इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, उनके जो फंडर्स की बात करते हैं, जो उनको फंड्स देते हैं, ट्रस्टीज बेसिकली जिन्हें आप कह सकते हैं, तो आप जैसे ही उस सेगमेंट में जाएंगे तीसरे या चौथे पॉइंट पर ही एक संस्था है, उसका नाम लिखा हुआ है, इसका नाम है DCA, डैन चर्च एड। हालांकि अभी उन्होंने अपनी वेबसाइट पर साफ मेंशन कर रखा है कि अब DCA उनको फंड नहीं देता है, अब नहीं दे रहा है। ठीक, यानी कि किसी ज़माने तक दे रहा था। DCA की वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं, DCA यानी कि डैन चर्च एड। अब ये डैन चर्च एड का जो फाउंडर है इसका नाम है जॉर्ज सोरोस। अब जॉर्ज सोरोस और डोनाल्ड लू, ये दो नाम मिलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप नहीं, डोनाल्ड लू। अब ये दो नाम हमेशा फेमस होते हैं उन कंट्रीज में जहां पर भी तख्ता पलट हुआ है, जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार। जहां पर भी तख्ता पलट होने की बात हुई है, आप देखेंगे कि इन लोगों का हस्तक्षेप यानी कि इंटरवेंशन या तो डायरेक्टली रहा है या तो इनडायरेक्टली रहा है। ठीक, जॉर्ज सोरोस और डोनाल्ड लू से डायरेक्टली बातचीत में रहे हैं हमारी ये क्या नाम है इनका, बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ शेख हसीना का, और बांग्लादेश का क्या हुआ और क्या हो रहा है, हम ये सब बहुत बखूबी देख रहे हैं। ठीक, तो अब अगर हम यहां बात करें सोनम वांगचुक के इस रिवोल्यूशन का या इस जो है मूवमेंट का, तो मेरी समझ में ये मूवमेंट बिल्कुल जायज़ है, मैं इसको कतई नाजायज़ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हाँ जो तरीका है और जो उनकी जो डिमांड है वो बेसलेस है, क्योंकि उसकी वजह से हमारी जो आंतरिक सुरक्षा यानी कि हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है उस पर एक बहुत बड़ा खतरे का मार्क जो है क्रिएट हो जाएगा, एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो जाएगा। और अगर आपने किसी भी वजह से
किसी भी वजह से, मैं दोबारा कहता हूं, लद्दाख या कश्मीर या जम्मू का कोई भी एक हिस्सा खो दिया, तो ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर ये हमारी छवि को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला देगा। क्योंकि आज की डेट में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम विश्व गुरु हैं, विश्व मित्र हैं, हम ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि चलो हम नहीं हैं, इसको हम ये नहीं कह सकते कि हम नहीं हैं, लेकिन हाँ, हम बनने की कगार पे हैं, हम बन सकते हैं, हमारे अंदर वो क्षमता है। ठीक, तो अब अगर ऐसे में हम कोई सा भी अपना एक जमीन का टुकड़ा कश्मीर से, जम्मू से, लद्दाख से अगर हार जाते हैं, तो जरा आप सोचिए हमारे लिए कितनी बड़ी शर्मनाक बात होगी। चलो शर्म और हया को एक बार के लिए फिर भी साइड रख देते हैं, लेकिन इसके बाद हमारी जो कंट्री के अंदर जो आंतरिक उथल पुथल मचेगी, उसकी जिम्मेदारी क्या सोनम वांगचुक लेंगे? आप मुझे इसका जवाब दे सकते हैं तो प्लीज दीजिए सर। सर देखिए, मेन मामला जो है वो सोनम वांगचुक तक सीमित नहीं है। एक्चुअल में सोनम वांगचुक लीडर है और वो इस पूरे मामले को लीड कर रहे हैं, और उसके पीछे के देखिए एक चीज़ तो ये है कि लोगों को यही लगता है कि उनको चीज़ों की समझ है, जो कि चीज़ें हैं भी। दूसरी खास बात क्या होता है कि जब एक व्यक्ति इनिशिएटिव लेता है और लोग उसमें विश्वास करने लग जाते हैं, तो वो इंसान आगे से सभी चीज़ों को संभालता है। बाकी लोगों के भी हित वही हैं, बाकी लोगों के इंटरेस्ट भी वही हैं। हालांकि अब एक व्यक्ति अपने पर्सनल लेवल पे क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि एक व्यक्ति की गलतियों की वजह से या एक व्यक्ति के किए गए किसी भी काम की वजह से पूरी की पूरी लद्दाख की जनता इस मामले में दोषी करार कर दी जाएगी और सारे लोगों के अधिकार छिन जाएंगे। मैं फिर दोबारा वही सेम चीज़ कहता हूँ कि लद्दाख के लोगों का मामला सुरक्षा से नहीं है, ना ही लद्दाख के लोग ये कह रहे हैं कि आप वहाँ से आर्मी हटा लीजिए या वहाँ पर प्रशासन मेंटेन मत कीजिए। बस लद्दाख के लोगों का जो मेन कंसर्न है वो यही वाला कंसर्न बना हुआ है कि हमें स्थानीय चीज़ों में अपना अधिकार सुनिश्चित करने का मौका दीजिए। हम ये चाहते हैं कि जो स्थानीय संसाधन हैं, स्थानीय विकल्प हैं, वो हम इस्तेमाल करें, ना कि हमारे स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति करे। जैसे कि अभी आपको मैं एक डाटा देता हूँ, एक डाटा सुन के थोड़ा अजीब लगता है और फनी सा भी लगता है। अभी मैं थोड़े दिन पहले द हिंदू एनालिसिस ले रहा था, वहाँ पे एक आर्टिकल आया हुआ था जो असम का था। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने उस समय ये बताया कि कोई भी व्यक्ति जो 18+ का है, उस व्यक्ति को अगर आधार कार्ड चाहिए होगा तो पहले आके डीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही ले सकता, अदरवाइज नहीं ले सकता, केवल बच्चों को ही आधार इशू किया जाएगा। अब इसके पीछे का रीज़न क्या था कि लद्दाख के अंदर जो आधार इशू किए जा रहे थे, अब आधार कवरेज 100% से ऊपर हो चुका था। यानी कि जो पॉपुलेशन रजिस्टर्ड है असम की आधार के मामले में जो होनी चाहिए थी, 100% से ऊपर कैसे पहुंच रहा है। कुछ जगह पर 104% रजिस्टर किया गया, कुछ जगह 113% आधार को रजिस्टर किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्या 100% से ज़्यादा लोगों को आधार कैसे पहुंच पा रहा है? क्या लोग डबल बनवा रहे हैं? अब इसके पीछे का रीज़न है उसके आसपास की चीज़ें। आज स्थानीय लोगों के मामले में क्या हो रहा है कि आसपास अतिक्रमण हो रहा है, लोग इलीगली एंट्री कर रहे हैं और वो खुद को अब भारत का दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट्स बनवा ले रहे हैं। और उसके पीछे का रीज़न है हमारे जो अलग अलग नियम हैं उसमें ढिलाई और आधार कार्ड बनाने के तरीके। जहाँ लोगों ने आधार कार्ड बनवाया, स्थानीय तौर पर रह भी रहे हैं और खुद को भारत का वो दिखा भी ले रहे हैं। तो लद्दाख के लोगों की स्थिति भी यही है कि वो कह रहे हैं कि हमें अपना स्थानीय अधिकार हम सुरक्षित करना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि कल को हम भी ऐसा क्लेम करें कि जिस तरह से बहुत सारे लोग बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल में आके एंट्री कर चुके हैं, असम में एंट्री कर चुके हैं, या म्यांमार से लोगों ने भारत में एंट्री की है, हमारे साथ भी वही चीज़ें हों और हमारे ही संसाधनों पर बाहर के लोग आए, जिंदगी जिए और हम अपनी ही भूमि पर अल्पसंख्यक बन के रह जाएं। और इतनी कम संख्या, जैसे कि आपने खुद कहा भी कि 3 लाख से भी कम है, उसके बाद वो खुद अपनी भूमि पर अल्पसंख्यक बन के रहेंगे तो कैसा लगेगा कि अपने ही देशों में हम खुद एक हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। जो भूमि हमारी अपनी हुआ करती थी, उस भूमि ने हमें हमारा पराया कर दिया है, अब हम उससे अलग हो जाए। तो उनकी बस मेन प्रायोरिटी है। अब वो कह रहे हैं कि आप लगाइए, आपको आर्मी लगानी है, फोर्स अपॉइंट करना, आप कीजिए। और जैसे कि भारत के सभी राज्यों में होता भी है, चाहे जहां आपने पूर्ण राज्य का दर्जा दिया हुआ है, चाहे आपने यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया हुआ। अरुणाचल प्रदेश की बात कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश की बात आपने खुद की है, और इसके अलावा हम जम्मू कश्मीर जो शुरुआत से सेंसिटिव रहा है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, सभी जगह पर आर्मी है। तो हम आर्मी को रखते हुए क्यों स्थानीय लोगों के बारे में नहीं सोच सकते हैं या स्थानीय लोगों को अधिकार नहीं दे सकते? इसके अलावा जो स्थानीय लोगों के अधिकार लेने के लिए लेह एपेक्स बॉडी है या बाकी और संस्थाएं, आप उनके अधिकारों को भी कम कर रहे हैं। उनके लिए पहले प्रायोरिटी कर दी जा रही है कि पहले परमिशन लीजिए, चीज़ों को कीजिए। और भूमि का जो केंद्रीय कानून था वो आपने लद्दाख पे लागू कर दिया। यानी कि स्थानीय लोगों की जो चीज़ें थी वो अब उनको चिंताएं बढ़ा रही हैं ना, कि हमारी भूमि कैसे दूसरे लोगों को दी जा रही है, वो भी लीज पे दी जा रही है। और लद्दाख की सुंदरता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी इस मामले में, तो अगर इंडस्ट्रीज वहाँ लगेगी, क्योंकि स्थानीय लोगों को कितना फ़ायदा हो जाएगा, केवल नौकरी तक का। और लेकिन इसके बाद जो संसाधनों का दोहन होगा, पॉल्यूशन होगा, लद्दाख की सुंदरता नष्ट हो जाएगी। और लद्दाख के लोगों की तो भूमि है, जिस भूमि को अपना मानते हैं, जिस पर वो आराम से जीवन जीते हैं, सुंदरता का आनंद लेते हैं, वो समाप्त हो जाएगी सभी चीज़ें। तो एक मांग उनकी सुरक्षा को लेकर नहीं है, वो कह रहे हैं सुरक्षा पहले भी था, संचार के मामले, भूमि संचार के मामले, विदेशी मामले और रक्षा के मामले संभालती सरकार संभाले, चीज़ों को मैनेज करे, लेकिन लद्दाख के लोगों की भी सोच ले। ठीक है सर, ये बात तो बहुत पूरी तरीके से जायज़ है, लेकिन हाँ अंत में मैं बस यहाँ एक ही बात ऐड करूँगा कि कोई भी जो मांग है उसको इस तरीके से पूरा नहीं कराया जा सकता। आप हिंसा करें
तो वो आपके लिए उल्टा और बैकफायर ही करेगा। और लेकिन जो डिमांड है, आप ये देखिए कि आपकी डिमांड जायज़ है, लेकिन उस डिमांड को पूरा कराने के लिए आप जो प्लेटफॉर्म मांग रहे हैं, क्या वो प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से आपको मिल सकता है? क्या वो प्लेटफॉर्म भी कहीं से फिजिबल होगा? तो वो नहीं हो रहा है, ना ही 6वीं अनुसूची की बात, ना ही राज्य की मांग। लेकिन इसके अलावा हमारे पास में एक और ऑप्शन है, जिस ऑप्शन की तरफ शायद लोगों का दिया तो ध्यान नहीं जा रहा है, फिर बात नहीं करना चाह रहे। आर्टिकल 371 संविधान का अनुच्छेद 371 ना तो राज्यों के लिए विशेष बनाया गया है, ना ही किसी यूनियन टेरिटरी के लिए है, लेकिन हाँ किसी पर्टिकुलर क्षेत्र को अगर कुछ खास आवश्यकताएं हैं, वो खास आवश्यकताएं उसको दी जा सकती है। तो क्यों ना हम लोग राज्य की बात को भी हटा दें, या फिर हम 6ठी अनुसूची में भी अगर शामिल ना करना चाहें तो वहाँ से भी हम हटा दें, या फिर 6ठी अनुसूची में रखते हुए सुरक्षा के मामले सरकार अपने पास रखे और स्थानीय अधिकार दे दे परिषद को कि ठीक है आप अपने स्थानीय मामलों में डिसीजन लीजिए। या फिर इसके अलावा एक और काम ये है कि 371 में ला करके सारी चीज़ें सरकार संभाले, बस कुछ मामलों में जो स्थानीय लोगों की मांग है वो स्थानीय लोगों की मांगे आप अपने अकॉर्डिंग चलाइए, अपनी चीज़ों को पूरी कीजिए, और रक्षा और बाकी व्यवस्था केंद्र सरकार संभाले और वो यूनियन टेरिटरी के स्तर पर ही रहे। इस मामले में क्या कह सकते हैं आप? सर, इस मामले में मैं यही बोलूँगा कि जैसा कि आप बता रहे थे कि एक कोई अधिनियम बना देना चाहिए। वो अधिनियम जहाँ पर लोकल लोगों के रोजगार, लोकल लोगों की जो संपत्ति यानी कि जो प्रॉपर्टी है, और इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी को अगर ध्यान में रखा जाए, इसको नुकसान पहुंचाए बिना अगर आप कोई एक दूसरा अधिनियम तैयार कर लेते हैं जो ये चीज़ सुनिश्चित कर दे कि ना तो लोगों का रोज़गार छिनेगा, ना तो लोगों का जो है बिज़नेस जो व्यापार है उस पर कोई जो है आफत आएगी, और ना ही जो लोगों की जो प्रॉपर्टी है उस पर कोई जो है क्वेश्चन रेज होगा, और ना ही जो हमारा जो पर्यावरण है उसको अगर हम ध्यान में रखें तो उससे भी कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप एक अधिनियम बना लेते हैं, तो इससे बेस्ट दूसरा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक, मेरा ओपिनियन तो यही कहता है। और हाँ, इसमें एक चीज़ और ऐड करूंगा कि जो भी डीप स्टेट प्लेयर्स अगर यहाँ पर एक्टिव हैं, तो मेरे हिसाब से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, जो कि ऑब्वियसली कर ही रही होंगी, उनको ढूंढना होगा और उनको एलिमिनेट करना होगा। लद्दाख के अंदर शांति खुद ब खुद अपने आप इस्टेब्लिश हो जाएगी। बस मेरा ओपिनियन यहीं तक कहता है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। सिक्योरिटी का मामला केंद्र सरकार संभालेगी, जैसा कि अभी हाल ही में एनएसए का वाला स्थिति जो हम लोगों ने देखी वो बिल्कुल रही है एनएसए वाली। इसके अलावा बिल्कुल हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो है और वो अपना काम करें, और स्थिति कोई भी है, चाहे भारत के किसी भी क्षेत्र की, चाहे कोई भी मांग हो, या किसी भी जनजाति की या किसी भी समुदाय की कोई मांग हो, सारी मांगें स्वीकार है, लेकिन कोई भी मांग हम देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले देश है, सबसे पहले संविधान है, और इसके बाद जो हमारे देश की विभिन्नताएं हैं, चाहे धार्मिक हो, चाहे जातीय हो, चाहे समुदाय के आधार पर हो, या सांस्कृतिक हो, या हमारी स्थानीय हो, वो सारी बातें बाद में हैं। सबसे पहले देश, और सबसे पहले हमारे देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और संविधान। तो चलिए सर, बताइए इसके बाद एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं, और फिलहाल मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बातें काफ़ी हो गई हैं, एक बार मौसम का आनंद लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की चीज़ों को हम कंटिन्यू करेंगे। Yes, this calls for a tea time। चाय तो बनती है अभी। बिल्कुल सर, आइए एक अदरक वाली बढ़िया चाय बारिश के मौसम में। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।